मिड कैप मसाला, जहां पर कि हम बात करेंगे उन सब मिड कैप शेयर्स की जहां पर कि काफ़ी कुछ मोमेंटम देखने के लिए मिलता है और काफ़ी कुछ खबरें भी हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट खबर अगर हम देखें तो एक एफआईज का जो डेटा आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है। और उस डेटा में अगर हम देखें तो जून में 1 से लेकर 15 जून तक एफआईज ने किन सेक्टर्स में खरीदारी की, किन में बिकवाली की, वो डेटा हम आपके साथ स्क्रीन पर शेयर करते हैं ताकि आपको समझ आएगा कि कहां पर एफआईज का डेटा बन रहा है, कहां पर एफआईज इंटरेस्टिंगली बाय कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो जहां पर एफआईज ने बाय किया 1 जून से 15 जून तक, उसमें रियल इस्टेट सेक्टर, टेलीकॉम, कंज्यूमर सर्विस, फाइनेंशियल सेक्टर, केमिकल सेक्टर, यहां पर एफआईज ने एक अच्छी खरीदारी की है। वहीं अगर हम बिकवाली की बात करें तो एफआईज के वो सेक्टर भी देख लेते हैं जहां पर कि एफआईज ने कुछ हद तक अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है। तो उन सेक्टर्स में अगर नज़र डालें तो खास तौर से उन्होंने ऑटो सेक्टर में, ऑयल एंड गैस सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, आईटी, मेटल, कंज्यूमर ड्यूरेबल, इन सेक्टर में मुनाफा वसूली भी की है। ऑयल एंड गैस में अगर देखें तो करीब 3683 और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में करीब 2600 करोड़ की सेलिंग की है और आईटी शेयरों में करीब 2559 करोड़, मेटल में करीब 1861 करोड़ और कंज्यूमर ड्यूरेबल और ऑटो में यहां पर करीब 953 से 315 करोड़ की सेलिंग की है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर महेश ओझा, हैंसेक्स सिक्योरिटीज से। महेश सर, हाय, थैंक यू वेरी मच सर, गुड मॉर्निंग, हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए सर। गुड मॉर्निंग। सर, एफआईज का डेटा वैसे तो इंपॉर्टेंट पहले तो बहुत माना जाता था, अब जब चूंकि डीआईज काफ़ी एग्रेसिव हो चुके हैं मार्केट में और लोग अब यही कहने लगे कि डीआईज ही मार्केट चलाते हैं, एफआईज से नहीं चलता मार्केट। लेकिन एफआईज का डेटा आज भी इंटरेस्टिंग होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो पढ़ते बहुत हैं और बहुत अच्छा डीप में जाकर स्टडी रहती हैं और पैसे तो वो नो डाउट बनाते हैं, वो 4-4 गुना तक पैसे बनाते हैं। सर, पहले मैं बाइंग से शुरू करता हूं। रियल्टी सेक्टर में उन्होंने 1815 करोड़ की बाइंग की है 1 जून से लेकर 15 जून तक। कोई आप रियल एस्टेट में काउंटर देख रहे हैं जो कि आपको अच्छा लगता है? रियल एस्टेट में अपन देखें तो काफी सारे काउंटर इंटरेस्टिंग जो चल रहे हैं वो सारे काउंटर इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे रियल्टी के अंदर सबसे ज्यादा देखें तो डीएलएफ इंटरेस्टिंग काउंटर है। आप देखोगे तो गोदरेज प्रॉपर्टीज है या प्रेस्टीज स्टेट्स है, ये सारे काउंटर इंटरेस्टिंग है और अच्छा खासा रिटर्न जो है इन सारे काउंटर्स के अंदर अपने को देखने को मिल रहा है। तो रियल्टी सेक्टर के अंदर और भी पोटेंशियल भी मार्केट, जो इंडियन रियल्टी का मार्केट है वो पोटेंशियल भी अच्छा कर रहा है और इंडियन इकोनॉमी भी अच्छा करी है। तो मोटा मोटी वो पैसा जो है रियल्टी के अंदर एक कॉर्पस परसेंटेज जो है रियल्टी के अंदर जाना है, तो रियल्टी सेक्टर का आउटलुक भी बढ़िया है। और आप देखोगे तो जो बेनिफिट है वो बड़ी कंपनियों के हिस्से में ही जाने वाला है। तो ये बट ऑब्वियस है कि ये सेक्टर जो है वो आपको परफॉर्म करता हुआ आगे भी दिखाई देगा। या अभी तक ये सेक्टर जो है काफी बढ़िया रिटर्न भी दिया है और आगे भी इसका आउटलुक पॉजिटिव है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आना लाजमी है। हाँ, हो सकता है कि कुछ यहाँ पे डीआई जिन्होंने नीचे लिए वो प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा बहुत कर ले, तो वो कोई बड़ी बात नहीं, बट आउटलुक यहाँ से ये सेक्टर का अभी भी पॉजिटिव है। और जब भी इकोनॉमी ग्रो करती है उसका एक पोर्शन जो रहता है, हैंडसम पोर्शन जो रहता है, जब भी इक्विटी मार्केट या कोई भी दूसरे मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है उससे निकल के रियल्टी में कुछ पोर्शन कुछ हद तक जरूर जाता है। तो रियल्टी मार्केट जो है अपने को यहाँ से भी बढ़िया लग रहा है और आशा करते हैं कि वो यहाँ से भी और अच्छा करेगा। जी। टेलीकॉम में सर ज़्यादा प्लेयर्स तो हैं नहीं, 3 प्लेयर्स हैं। उसके अलावा जो इंडस टावर या जो दूसरी कंपनीज हैं जो एंसलरी हैं या कह सकते हैं कि इक्विपमेंट वगैरह सप्लाई करती हैं, इनमें भी 1736 करोड़ की बाइंग की केवल 15 दिन में। कुछ इंटरेस्टिंग प्ले लगता है आपको? डेफिनेटली आप देखिए टेलीकॉम जो इनका होना था वो हो गया, अब 3 कंपनी बची है। तो गवर्नमेंट भी ये सेक्टर को पर्टिकुलर काफी टाइम से ये सेक्टर को जो रिबेट और बेनिफिट नहीं मिल रहे थे, गवर्नमेंट भी चाहता है कि ये सेक्टर कहीं ना कहीं पे अच्छा परफॉर्म करे। तो जब गवर्नमेंट इस सेक्टर को सपोर्ट कर ही रहा है तो आगे भी इस सेक्टर में कुछ ना कुछ जो है पॉजिटिव आउटकम देखने को मिलेंगे। जियो बड़ा प्लेयर है, जियो के बाद में भारती है और सबसे जो अपना देखे तो आइडिया है। तो आइडिया को भी गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं पे ये सेक्टर जो है आगे भी टैरिफ हाइक वगैरह जो है इसमें विजिबल है और इनका ग्रोथ जो है वो भी कंटिन्यूड है। आरपू वगैरह देखेंगे तो भी वो उनका भी आउटलुक बढ़िया लग रहा है। बाकी सारी चीजें हैं जो भी इनके लिए पॉजिटिव बनी रही है।
तो टेलीकॉम सेक्टर जो है पर्टिकुलर आप उसके हिसाब से देखें कि भी आउटलुक जो है ये सेक्टर का वैसे पॉजिटिव बन रहा है। तो जहाँ पे पॉजिटिवनेस है, और एफआई जो है वो आपने पहले भी मेंशन कर दिया कि वो काफी डिटेल्ड रिसर्च के साथ में कुछ बाइंग करते हैं। तो वैसे भी हमारा भी वो एक आउटलुक, हमने तो इतना ऐसा डिटेल्ड रिसर्च नहीं किया रहेगा, बट आउटलुक जो है हमारा काफी पॉजिटिव है टेलीकॉम में। आइडिया जैसी कंपनी भी जो रिवाइव कर रही है, तो बाकी वाले जो एस्टेब्लिश बढ़िया एस्टेब्लिश काम कर रहे हैं, भारती है, जियो है, तो उनको तो बेनिफिट मिलना लाजमी है। और इनके साथ में जो जैसे इंडस टावर है, बाकी सारी कंपनीज है, तो उनका कहीं ना कहीं कोरिलेशन तो रहता ही है। तो वो जैसे जैसे कंपनियों में सुधार आता है, जैसे आइडिया में सुधार आया तो इंडस टावर को बेनिफिट मिलना ही था, तो वहां पे बेनिफिट उनको ऑलरेडी मिल चुका है, और यहाँ से भी उनका एक आउटलुक पॉजिटिव, टोटली सेक्टर जो है पॉजिटिव बन रहा है। तो यहाँ पे भी एक पॉजिटिवनेस अपने को देखने को मिलेगी। जी, तो सर आपकी इसमें टॉपिक कौन सी रहेगी? फिलहाल देखिए, स्मॉल कैप में थोड़ा आइडिया जो है अपन अभी भी प्रिफर कर रहे हैं कि आइडिया यहाँ से भी लिया जा सकता है। थोड़ा रिस्की बैट है, बट आइडिया जो है यहाँ से भी एक अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। टेक्निकली लेवल पे भी देखें तो भी एक अच्छा काम कर रहा है, और बाकी भी आउटलुक अपन देखें कि गवर्नमेंट यहाँ से जो है इस कंपनी को सपोर्ट कर ही रही है। और पूरा ग्रुप भी देखें तो ग्रुप के हिसाब से भी कहीं ना कहीं पे उनका जी। फोकस जो है पिछले कुछ सालों के बाद में अभी ऐसा कुछ टाइम आया है। तो पूरा ग्रुप के अंदर आप देखो, खाली आइडिया नहीं देखो, पूरे ग्रुप के अंदर देखोगे तो वहां पे भी एक पॉजिटिवनेस उनकी और इफेक्टिवनेस जो है वो मैनेजमेंट की दिखाई देगी। तो उस हिसाब से आइडिया जो है थोड़ा रिस्की बेट है, बट यहाँ से रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो आइडिया में कंपेयर टू अदर काउंटर ज्यादा लगता है। तो भारती है, आइडिया है, बाकी सारे जो सपोर्टिव काउंटर है वो भी बढ़िया, इंडस्ट्री और आपने ऑलरेडी मेंशन कर ही दिया है, तो वो भी जी। सारे सपोर्टिव लग रहे हैं। जी सर, कंज्यूमर सर्विस में 1600 करोड़ की बाइंग की है एफआईज ने। क्या लगता है कोई पर्टिकुलर काउंटर जो आपकी रडार पर हो? कंज्यूमर में उतना तो नहीं लग रहा है कि वो उतना होगा, बट ये छोटे छोटे काउंटर जो है वो परफॉर्म करते हुए बढ़िया लग रहे हैं। बाकी क्योंकि एफआई का मोटा मोटी पोर्शन तो बड़े काउंटर में जाता है, तो वहां पे तो इतना तो वो नहीं लगता है कि वहां पे कंज्यूमर सर्विस में इतना ज्यादा कुछ मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बट मोटा मोटी उनका जो बड़े लेवल पे जो जाता है, उनसे कहीं ज्यादा जो मिड कैप स्मॉल कैप है वहां पे अपने को देखने को मिल सकता है। तो मिड कैप स्मॉल कैप में कंज्यूमर सर्विस भी वैसे पॉजिटिव रहेगी, और वो वहां पे कुछ चुनिंदा काउंटर है तो वहां पे भी ध्यान रखा जा सकता है। तो ओवरऑल सेक्टर स्पेसिफिक पॉजिटिव, कंज्यूमर सर्विस में पॉजिटिवनेस है, बट लार्ज जी। कैप टू कंपेयर स्मॉल कैप और स्मॉल और मिड कैप में थोड़ी सी कंपेरेटिवली ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है। जी, इसी बीच एक कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ, मिस्टर रंजय चौहान। रंजय जी, हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल प्लीज़। हाँ, हेलो सर। सर मेरे पास उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के सर 375 शेयर्स हैं 49.47। तो सर ओके, इसे होल्ड करूं या सर सेल कर सकता हूं? थोड़ा सा बिल्कुल। गाइडेंस तो आज दें इसमें खबर मुझे। भी आई है, थोड़ा खबर नेगेटिव है, नेगेटिव पर महेश सर, कंपनी अपनी ग्रोथ गाइडेंस को घटाती है, 25% से घटाकर 20% करती है, लेकिन कंपनी ने ये नहीं कहा कि वो डी ग्रोथ कर रहे हैं। 20% अभी भी ग्रोथ है और ईमानदारी से बता रहे हैं। सर, इनकी ईमानदारी को कुछ रेटिंग मिलनी चाहिए कि 20% ग्रोथ दे रहे हैं, या पनिशमेंट और मिलेगा? 7% टूट गया काउंटर। नहीं देखिए, पनिशमेंट तो शायद मिले नहीं मिले ये लेवल से, बट आपकी ग्रोथ जो है आगे की विजिबिलिटी नहीं है। तो ओके। एज एन इन्वेस्टर और ट्रेडर जो है वो आपका रिटर्न जो है रेंज बाउंड बन जाता है। तो कहीं ना कहीं पे अपने को अपना पैसा है और उसके अंदर अगर रिटर्न नहीं बना पाओगे, तो कहीं ना कहीं पे अपने को एक अपने इन्वेस्टमेंट के प्रति जो है अपन उसको समझो ना कि वही लेवल पड़े रहे, अगर साल भर या 6 महीना वही लेवल पड़े रहते हैं, तो हमारा पैसा जो है वो काम नहीं करता है। तो उसके हिसाब से ये इनको जो है एक स्विच कर लेना चाहिए, स्विच करना ज्यादा बेटर रहेगा, जहाँ पे कंपेरेटिवली अपने को ग्रोथ जो है वो बढ़िया दिखाई दे सकती है। ऐसे काउंटर है जिनमें मतलब वापस रिवाइज भी होता है तो बहुत स्लोली होता है। अभी आप जहाँ पे मार्केट को ये जो उनका कमेंट्री है वो बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रहा है, और कहीं ना कहीं पे ये नेगेटिव है, तो ये काउंटर से एग्जिट कर लेना चाहिए एक बार का, और दूसरे काउंटर में जहाँ पे ग्रोथ है वहां पे वापस से एंट्री बना लेनी चाहिए, तो उनका जो लॉस भी कवर हो जाएगा, कहीं ना कहीं पे वापस से रिबाउंड हो जाएगा। तो ऐसे काउंटर में फिलहाल एक बार के लिए उनको एग्जिट कर लेना ज्यादा बेटर रहेगा। जी, एक सवाल मिल रहा है अजीत रॉय जी का, अपोलो पाइप्स पर सर 150 शेयर लिए हुए हैं इन्होंने 658 के भाव के, टारगेट बता दीजिए, ये पूछ रहे हैं। 1650 के करीब वाला ट्रेड हो रहा है, वही बोल रहे हैं।
जी सर, 658 पर लिए हैं लेकिन इन्होंने। अच्छा, एक मिनट। ये अपोलो पाइप सर, अपोलो पाइप में अगर देखें तो ये अपोलो आप आई थिंक ट्यूब्स की बात कर रहे हैं, अपोलो पाइप्स एंड ट्यूब, लेकिन ये अपोलो 700 रुपये वाला ही मुझे दिख रहा है। ये 645 रुपये का चल रहा है सर, जी जी, 645-50 की रेंज में। तो फिलहाल चार्ट पे तो कुछ इंटरेस्टिंग यहाँ पे दिख नहीं रहा है। चार्ट पे थोड़ा नेगेटिवनेस ही दिखा रहा है मंथली चार्ट के ऊपर भी। तो अगर होराइजन थोड़ा सा लॉन्ग, तो इनको एक स्टॉप लॉस में सजेस्ट करूंगा। वो स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना है तो कर सकते हैं, 610 का स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड कर सकते हैं। अपर साइड मोमेंटम जब ये 662 या 665 के ऊपर थोड़ा सा मेंटेन करना चालू करेगा तो वापस इसके अंदर अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलता है। टिल दैट अपने को लगता है कि ये कंसोलिडेशन रेंज में रह सकता है, और अभी फिलहाल इसमें वो एक अपसाइड का मोमेंटम जो है वो बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बट 662 के ऊपर अगर ये सस्टेन करेगा तो थोड़ा सा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जी सर, एफआईज फाइनेंशियल सेक्टर में भी इन्होंने 1 जून से लेकर 15 जून के बीच में अच्छी खरीदारी की है, 1000 करोड़ से ज़्यादा की। कैसे देख रहे हैं सर फाइनेंशियल सेक्टर को, बैंकिंग स्पेस को? और एक सवाल भी मिला है कि इंडसइंड बैंक में कोई एंट्री पॉइंट बता दीजिए। डेफिनेटली एफआई का बाइंग है, और ये सेक्टर जो है एक वैल्यूएशन वाइज भी देखोगे ना तो काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे है। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड जो है फेवरेबल है। तो ये सेक्टर के अंदर आप देखेंगे तो मेजरली उनका पोर्शन अगर बाइंग हुआ भी रहेगा तो इंडसइंड है, आईसीआईसी बैंक है, या एक्सिस बैंक है, या एचडीएफसी बैंक है, ये टाइप के काउंटर में ज्यादा पोर्शन रहता है। तो ये लेवल से जो है आप फाइनेंशियल जो है उसके लिए पॉजिटिव एक नजरिया है। और मोटा मोटी ये काउंटर जो है लगता है कि कहीं ना कहीं पे रीजनेबली वैल्यूड है, और यहाँ से एक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और इंडसइंड बैंक को ये लेवल से भी अपन ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इंडसइंड बैंक में। इंडसइंड बैंक का आउटलुक पॉजिटिव है। 1650 से 1700 तक के लेवल जो है उसमें अपन आने वाले टाइम से 6 से 9 महीना के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इंडसइंड वैल्यूएशन वाइज भी ठीक ठाक लग रहा है। तो फाइनेंशियल सेक्टर यहाँ से एक हमारी भी प्रिफर्ड पिक है। हमारा भी स्पेसिफिक फाइनेंशियल सेक्टर में ध्यान है। स्पेसिफिक पिक में ये प्राइवेट सेक्टर की जो बैंक्स है वो रिजनेबली वैल्यूएशन वाइज भी रिजनेबल लग रही है। तो वहां पे ध्यान रखा जा सकता है, और यहाँ पे थोड़ा सा नजरिया लॉन्ग टर्म रखे तो रिटर्न भी, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल है। जी, इसी बीच एक कॉलर जुड़े हैं, मिस्टर अविनाश त्रिपाठी जी। गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल प्लीज़। नमस्ते विवेक जी, मेरा सवाल अशोका बिल्डकॉन पे है। 138 के रेट पे हमने 466 शेयर लिया हुआ है सर, तो अभी वर्तमान में मुझे क्या करना चाहिए? जी, अशोका बिल्डकॉन के सर इनके पास शेयर हैं 138 रुपये 50 पैसे के भाव के, 466 शेयर हैं। महेश सर क्या करें अब ये? फिलहाल स्टॉक जो है काफी बढ़िया कर रहा है, और एक अपन टेक्निकली भी देखें तो यहाँ पे एक जो है इनका लेवल जो रेंज बाउंड लेवल से भी काफी बढ़िया आगे निकल चुका है। तो टेक्निकली भी ये लेवल पे सस्टेन कर रहा है। अगर ये एक नीचे का थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करना चाहे तो यहाँ से भी होल्ड किया जा सकता है। इसमें यहाँ से भी एक 10 से 15% की अपसाइड जो है अपने को कम से कम शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकती है। तो यहाँ से होल्ड करने की सलाह रहेगी। लोअर साइड के अंदर छोटा मोटा एक स्टॉप लॉस लगा दिए, 5-7% के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड किया जा सकता है। और अपर साइड में 15 से 20% तक के अपसाइड अभी भी इसमें विजिबल है। तो मोमेंटम वाइज भी पॉजिटिव है, और बाकी सारी चीजें भी जो इनके लिए बन रही है फिलहाल पॉजिटिव बन रही है। तो ये स्टॉक्स में बने रह सकते हैं। जी सर, एक सवाल मिला है डीसीबी बैंक पर, मिस्टर राफिक खान का है, इस पर आपका व्यू चाहते हैं वो। देखिए, डीसीबी बैंक में स्पेसिफिक मैं पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, स्पेसिफिक हमारी बाइंग की सलाह रही है, और 135 से 136 के लेवल के अंदर हमने हमारे क्लाइंट को भी सजेस्ट किया है। रिजल्ट काफी जो है बढ़िया आ रहे हैं डीसीबी बैंक के, और आगे भी इनका आउटलुक जो है हमारे को कहीं ना कहीं पे पॉजिटिव लग रहा है। तो ये बैंक जो है कंपेरेटिवली बाकी बैंक जो है थोड़ा सा सस्ता भी लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है, और इसके अंदर उतना ज्यादा उछाल भी हमारे को देखने को नहीं मिला था। तो ये लेवल से बाइंग किया जा सकता है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है, यहाँ पे टेक्निकली थोड़ा सा छोड़ के फंडामेंटली अपने को देखना पड़ेगा।
और फंडामेंटली काफी बढ़िया है। और यहाँ से इनके लेवल जो है अगर ये 12 महीने का व्यू रखते हैं तो कम से कम 200 रुपए तक के टारगेट जो है अपने को डीसीबी बैंक में देखने को मिल सकते हैं। तो डीसीबी बैंक यहाँ से बाइंग किया जा सकता है, अगर है तो होल्ड किया जा सकता है, नया ऐड करना है तो भी ऐड किया जा सकता है। फंडामेंटली बढ़िया है, रिजल्ट भी काफी अट्रैक्टिव आ रहे हैं और रिजनेबली वैल्यूड काउंटर है। जी। हेमराज वैद्य जी का सवाल है EIH एसोसिएटेड पर। सर कंज्यूमर सर्विसेज में FIs भी बाय कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं सर? फिलहाल वो काउंटर हमारे ट्रैक में नहीं है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। सर जो FIs की रडार पर था वो केमिकल सेक्टर भी था। 923 करोड़ रुपए की उन्होंने 1 जून से लेकर 15 जून के बीच में बाइंग की है। कोई केमिकल सेक्टर से आपके रडार पर आ रहा है स्टॉक? क्योंकि हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि केमिकल स्टॉक्स में एक अच्छी खरीदारी भी दिखी है। कुछ एक ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से अपग्रेड्स भी आए हैं केमिकल सेक्टर पर। मैक्रो इकोनॉमी से भी जोड़ा जाता है कि अगर इकोनॉमी अच्छा करेगी तो केमिकल्स की डिमांड बढ़ेगी। किस शेयर की डिमांड बढ़ सकती है सर? डेफिनेटली आप देखिए, केमिकल में नवीन फ्लोरिन है, टाटा केमिकल है, तो ये काफी सारे अट्रैक्टिव लेवल पे साथ इससे पहले भी अपने शोध में शायद डिस्कस हुआ था। तो वो एक लोअर रेंज के अंदर जो केमिकल, जैसे अभी आईटी है वैसे वो टाइम पे केमिकल था, तो वो टाइम पे अपन केमिकल पे काफी बुलिश थे। यहाँ से भी नजरिया जो है वो केमिकल के लिए अच्छा है। और नवीन फ्लोरिन है, टाटा केमिकल है, आप ये बड़े जो काउंटर है वहां पे है। तो ये केमिकल और फर्टिलाइजर सेक्टर में थोड़ा सा बूम वैसे भी आया है, तो केमिकल कंटिन्यू चलने वाला है। तो यहाँ पे केमिकल सेक्टर में स्पेसिफिक टाटा केमिकल बढ़िया लग रहा है। अगर थोड़ा सा बड़े जो काउंटर की बात करें तो वहाँ पे टाटा केमिकल बड़ा बढ़िया लग रहा है, नवीन फ्लोरिन यहाँ से भी बढ़िया लग रहा है, एसआरएफ भी ठीक लग रहा है। तो ये काउंटर है जहाँ पे अपन थोड़ी सी बाइंग यहाँ से ये लेवल से भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो जो इनका आउटलुक है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। और ये कंपनी ऐसी है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ छोटा मोटा, अगर इंडस्ट्री के कंपेरेटिवली ये जल्दी रिवाइव करते हैं। अगर इंडस्ट्री में कोई नेगेटिव भी चीज है तो भी ये कंपनी ऐसी है कि वो जी। नेगेटिव चीज को जल्दी से जल्दी वो रिवाइव करने में सक्षम है। तो ये वाली कंपनीज है जहाँ पे ध्यान रखा जा सकता है। तो और छोटे स्पेसिफिक काउंटर भी है केमिकल के अंदर, तो वो भी कहीं ना कहीं पे उनको भी बेनिफिट मिलता है जब ये रिवाइवल होता है। तो वहां पे भी ध्यान रखना। फिलहाल बड़े काउंटर पे थोड़ा सा ध्यान ज्यादा रखना चाहिए। केमिकल में टाटा केमिकल है, एसआरएफ है, नवीन जी फ्लोरिन है, जो पहले भी हमारी बाइंग की सलाह रही थी। अभी यहाँ ये लेवल से भी इन काउंटर पे अंदर थोड़ा सा बाइंग किया जा सकता है। बिल्कुल। तो इन बड़े जो केमिकल सेक्टर हैं उन पर फोकस करना चाहिए। अब एक कुछ FIs की सेलिंग की भी बात कर लेते हैं, जहां पर कि उनकी मेन सेलिंग रही है ऑयल एंड गैस सेक्टर में। सर 3683 करोड़ रुपए का उन्होंने माल बेचा है 1 जून से लेकर 15 जून तक। इसमें कोई पर्टिकुलर काउंटर आपकी रडार पर है? एक हमारे दर्शक हैं, उनका सवाल गेल पर भी है, वो पूछना चाहते हैं गेल पर आपका व्यू। ऑयल एंड गैस सेक्टर में आप देखें तो सारी कंपनीज गवर्नमेंट की। अब एफआई ने सेलिंग कर ली, उनको अच्छा खासा रिटर्न बनता रहेगा तो उस हिसाब से सेलिंग भी कर दी रहेगी। और एफआई के कहीं ना कहीं पे एफआई को सेलिंग करने के लिए मल्टीपल रीजन है। ये मतलब रीजन जो है वो काफी बहुत सारे रीजन रहते हैं। उनको फंड डाइवर्सिफाइड करना है, उनको और कई जगह पे लगाना है, तो एफआई के रीजन जो है मल्टीपल रहते हैं। अपने स्पेसिफिक ऑयल एंड गैस सेक्टर काफी बढ़िया कर रहा है। यहाँ पे कोई सेलिंग अगर एफआई ने की है तो भी वो चीज जो है काफी सारी ऑब्जर्व हो ही जाती है। तो ये सेक्टर के अंदर ओएनजीसी है, गेल है, ये सारी जो चीजें हैं वो आप देखेंगे तो यहाँ से भी एक आउट परफॉर्म करने वाली है। ओएनजीसी यहाँ से भी प्रिफर्ड है, गेल यहाँ से भी प्रिफर्ड है, ये सारी चीजें यहाँ से भी एक अच्छा मोमेंटम जो है वो करने वाली है। और जी बीपीसीएल है, एचपीसीएल है, ये कहीं ना कहीं पे ये जो है ओवरऑल आप थोड़ा सा लॉन्गर पीरियड में यहाँ से भी देखोगे तो कहीं ना कहीं ये चीजों में अभी भी यहाँ से भी आउटलुक पॉजिटिव है और आगे भी अच्छा ही करने वाला है। तो जी ऑयल एंड गैस सेक्टर की स्पेसिफिक बात करें तो वहां पे तो कोई प्रॉब्लम अभी तक तो दिख नहीं रही है और आउटलुक अभी भी वहां पे पॉजिटिव ही बना हुआ है। एफआई की जी सेलिंग आई है, उसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। फिलहाल अपने डोमेस्टिक रीजन के हिसाब से तो वहां पे कोई ऐसा स्पेसिफिक रीजन दिख नहीं रहा है कि जहां से अपन ये पर्टिकुलर सेक्टर के प्रति नेगेटिव हो जाए। जी। नेक्स्ट सेक्टर सर कंस्ट्रक्शन। रियल्टी में बाय कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन में सेल कर रहे हैं। ये जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर इंफ्रा से जुड़ा हुआ है, तो सर इंफ्रा में कोई कंपनी है जो आपको लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए? काफी चल गया शेयर। देखिए आप ऑलरेडी एफआई बेच रहा है, लेकिन अपने को बुक करना चाहिए। वो एक थोड़ा सा लॉजिक अभी वाला पहले वो लॉजिक वो काफी मार्केट के अंदर काम करता था।
अभी फिलहाल वो मार्केट के अंदर वो लॉजिक थोड़ा सा कम काम करता है उनका। एफआई का जो आप सिनेरियो देखोगे, उनके घरेलू स्थिति जो है एफआई की, वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है, उनको वहां पे फंड की रिक्वायरमेंट भी रहती है। और एफआई कहीं ना कहीं पे इलेक्शन वाला जो माहौल था, उसके हिसाब से भी थोड़ी बहुत सेलिंग वो लोग करते हैं। तो नजरिया एफआई के हिसाब से आप वो पर्टिकुलर के एफआई ने सेलिंग किया है, आप भी उसमें सेलिंग करो, वहां पे आपका भी आउटलुक नेगेटिव बन जाए, वो कहीं ना कहीं पे बाजार को अभी मार्केट के अंदर वो होता नहीं। हाँ, ये जरूर है, थोड़ी सी डिमांड सप्लाई आती है तो मार्केट के अंदर प्राइस के अंदर मूवमेंट जरूर होता है। बट कहीं ना कहीं पे आप देखोगे तो वो प्राइस जो डिमांड है, सप्लाई जो है, ऑब्जर्व हो ही जाती है। और ये पर्टिकुलर जो सेक्टर्स है, आईटी सेक्टर को अगर मैं छोड़ दूं, तो जी बाकी सारे सेक्टर जो है अभी तक बढ़िया ही परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक आईटी के अंदर सेलिंग कोई करते हैं तो ठीक है, उसके लिए समझ बैठ रहे हैं कि वो पर्टिकुलर सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है। बाकी सारे सेक्टर्स के अंदर तो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है, और आउटलुक भी जो है वो पॉजिटिव ही बना हुआ है। जी कंपनी स्पेसिफिक कभी कभार कोई कंपनी में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो बात अलग है, बाकी ओवरऑल यहाँ से भले एफआई ने सेल किया है, लेकिन अपना नजरिया जो है फिलहाल इंडियन मार्केट के ऊपर पॉजिटिव है। आईटी सेक्टर जो है वो भी कहीं ना कहीं पे आपको आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर जो है, हो सकता है कि रेट कट वगैरह आए तो वहां पे भी एक रीबाउंड जो है, केमिकल के टाइप का रीबाउंड अपने को देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल पर्टिकुलर वैसा कोई स्पेसिफिक नेगेटिव ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी दिखाई नहीं दे रहा है। जी। मेटल सेक्टर में सर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की 1861 करोड़ की, सवाल भी आ रहे हैं, लेकिन हमारे इंडियन इन्वेस्टर ज़्यादा स्मार्ट लग रहे हैं। वो भी एक दर्शक का सवाल है, उन्होंने सेल के शेयर लिए हुए 130 84 रुपये के भाव के, तो लगभग डबल हो चुका है उनका शेयर। अब वो लॉन्ग टर्म विजन पूछना चाह रहे हैं, कैसे देखना चाहिए सर सेक्टर विज सेल? देखिए, मेटल के अंदर जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक आप देखें तो मेटल के अंदर रन जो हुआ था, काफी बढ़िया रन हो चुका था। तो वहां पे एक प्रॉफिट बुकिंग विजिबल इसलिए हुई थी कि इन्वेस्टर ने काफी बढ़िया पैसा बना लिया था। और वहां पे इंडियन इन्वेस्टर भी पैसा बना रहे हैं और एफआई भी पैसे बना रहे हैं। वहां पे आप सेक्टर स्पेसिफिक नेगेटिवनेस नहीं है, बट एक शॉर्ट टर्म में जो पैसा बना, जो ग्लोबली मेटल मार्केट की प्राइसेस थी, उनका बेनिफिट जो मिलना था, वो कहीं ना कहीं पे स्टॉक्स के अंदर देखने को मिला। आप वेदांता देख लो, आप सेल देख लो, आप एनएमडीसी देख लो, काफी सारे काउंटर के अंदर सडन स्पाइक्स जो है, आप हिंदुस्तान जिंक देख लो, तो सडन स्पाइक्स जो अपने को देखने को मिले ही थे, और एक हायर लेवल के अंदर उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया था। अब यहाँ से वापस से रीबाउंड हो रहे हैं, और ये पर्टिकुलर सेक्टर जो है यहाँ से और अपसाइड होगा। और पर्टिकुलर स्टील मेटल सेक्टर की बात करें, जहाँ पे रियल्टी, कंस्ट्रक्शन और बाकी सारे सेक्टर परफॉर्म करेंगे, तो मेटल सेक्टर, बट ऑब्वियस है कि वहां पे मेटल सेक्टर भी परफॉर्म करने वाला ही है। जी तो ये सेक्टर में भी स्पेसिफिक इतना नेगेटिवनेस नहीं है, बट यस, ऊपर सप्लाई जो है उसके एक प्रॉफिट बुकिंग की आई है, वो अपने डीआई में भी थोड़ी बहुत हुई थी और थोड़ी बहुत एफआई ने भी की है। सेक्टर स्पेसिफिक पॉजिटिव है, सेल में बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेल यहाँ से भी 180 से 200 तक के लेवल जो है आपको शॉर्ट टर्म में भी दिखा सकता है, थोड़ा टाइम लेगा, गवर्नमेंट कंपनी है। स्टील अथॉरिटी में बने रह सकते हैं, 190 से 200 रुपये के बीच में ये जा सकता है। सर फटाफट से दो लास्ट में सेक्टर ले लेते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल और ऑटो। यहाँ पर हालांकि एफआईज भी बहुत ज़्यादा बियरिश नहीं थे, छोटी सी ही सेलिंग की है, लेकिन कोई काउंटर आपको लगता है कि रडार पर रहना चाहिए ऑन द पॉजिटिव साइड और द नेगेटिव साइड फ्रॉम दीज टू सेक्टर्स? देखिए, ऑटो में स्पेसिफिक, ऑटो और ऑटो कंपोनेंट दो चीजें हैं जहाँ पे ऑटो में महिंद्रा एंड महिंद्रा काफी बढ़िया कर रहे हैं। तो महिंद्रा में अभी यहाँ से भी बाइंग की जा सकती है, कोई भी लोअर लेवल में मिले। ऑटो कंपोनेंट में यूनो मिंडा है, आस्क ऑटो है, ये सारे काउंटर हैं जो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे अपन जो है नई फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं, और उनके अंदर जो है और एक पॉजिटिव मोमेंटम भी अपने को देखने को मिल सकता है। तो ऑटो में टीवीएस मोटर है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, जो स्पेसिफिक पिक के तौर पर अपन दे सकते हैं। ऑटो कंपोनेंट में आपका मिंडा कॉप है, आस्क ऑटो है, और यूनो मिंडा भी कुछ हद तक थोड़ा बहुत पॉजिटिवनेस वहां पे भी देखने को मिल सकता है। जी, तो काफ़ी सारे मिड कैप काउंटर्स पर भी बात हुई, और कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर कि एफआईज बुलिश हैं और कहां पर बियरिश हैं, और एफआईज जहां पर बुलिश हैं या तो वहां पर आंख बंद करके पैसा नहीं डालना है, ऐसा कुछ एक सेक्टर से सर का ऑब्जर्वेशन निकल कर आया। और जहां पर खासतौर से उन्होंने माल बेचा है वहां पर भी ऐसा नहीं कि डर जाना है कि यहाँ पर तो एफआईज बेच रहे हैं तो हमें भी बेचना है, ऐसा कुछ ऑब्जर्वेशन निकल कर नहीं आया। तो फिलहाल मिड कैप मसाला को तो यहीं पर रोकते हैं, अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं।